आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों के चहेते एसके सर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करूंगा और वो टॉपिक आप लोगों के बीच में रहेगा जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या? आर्टिकल्स। और इसको आर्टिकल को मोटे मोटे शब्दों में मैं बताऊंगा, मतलब बहुत डीपली इसलिए नहीं जाऊंगा कि बहुत डीपली जाने में ज्यादा समय लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको कि मोटे मोटे शब्दों में लिखने का मतलब ये रहा कि कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमारी आपसे आज बात होगी। किसके संबंध में? तो आर्टिकल के संबंध में। किसके संबंध में? आर्टिकल के संबंध में। और बेटे आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो आपको मैं बता दूं, एक तो कहते हैं इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं? तो ए और एन। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जबकि द, ये क्या है? द, इसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि आर्टिकल को कितने भागों में बांटते हैं बेटा, तो क्या बोलेंगे? दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा को डेफिनिट आर्टिकल। यानी कुल अगर बात किया जाए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं तो ए, एन और दे। ये क्या है? ए, एन, दे, यही जो है आपके क्या है? आर्टिकल है। लेकिन इन तीनों को जब डिवाइड करते हैं हम तो दो भागों में लेकर चले जाते हैं। ए और एन को हम लिख देते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में और द को लिख देते हैं डेफिनिट आर्टिकल में। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम बात कर ले थोड़ा सा कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का जो प्रयोग होता है इसको हम कब कहाँ ए लगाते हैं और कहाँ एन लगाते हैं। इसके लिए मैं बात करूं आपसे कि अल्फाबेट, आपके अल्फाबेट्स, क्या? अल्फाबेट्स, यानी जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं बेटा। और अल्फाबेट्स यानी ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक कुल वर्णों की संख्या है, कुल लेटर्स आपके 26 होते हैं। कितने? 26 होते हैं। और इन 26 लेटर्स को साउंड के आधार पर, किसके आधार पर? साउंड के आधार पर, मतलब आवाज के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक को कहते हैं वॉवेल साउंड। क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड। और दूसरा को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कौन साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। यानी साउंड के आधार पर पूरे आपके अल्फाबेट्स को, यानी ए से लेकर जेड तक के जितने भी शब्द, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इनको हम साउंड के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे बेटे? दो भागों में। एक को कहेंगे वॉवेल साउंड और दूसरा को कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। अब वॉवेल साउंड की संख्याएं बराबर कितनी होती है बेटे? 5 होती है। कितनी? 5। वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हो गए? वॉवेल साउंड्स हो गए। क्या हो गए? वॉवेल साउंड्स हो गए। और इसके बाद ये 26 में से 5 जो आपके निकल जाते हैं, वॉवेल साउंड की संख्या हो जाती है। तो कुल कितने अब बच गए? 21 बच गए। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो 21 बच जाते हैं, दीज आर कॉन्सोनेंट्स साउंड। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखेंगे बेटा हम कि जब ए और एन का प्रयोग करना होता है तो मोटे शब्दों में मैं बात कर लूं कि सबसे पहला लेटर को हम लोग उठाते हैं। यानी मुख्य रूप से शिक्षक लोग आपको बताते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण या जिन शब्दों का पहला अक्षर, इंग्लिश का वैसा कोई वर्ड जिसका पहला लेटर यानी पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे अगर शुरू हो रहा होता है बेटा तो मुख्य रूप से इसके पहले एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। यही कारण है कि आपके इसके सर ने मुख्य रूप से क्या लिखा है? एप्पल। एप्पल में ए से इसका स्टार्टिंग हो रहा है, शुरुआत ए से हो रहा है, इसलिए हमने इसके पहले एन लिख दिया। क्योंकि ए क्या है? वॉवेल साउंड है।
ऐसे ही एग, एग मीन्स अंडा, लेकिन इसमें एग का जो उच्चारण की बात तो अभी छोड़े, हम आपको लेटर की बात करें तो ई है, जो कि क्या है, वॉवेल साउंड है। कौन साउंड है? इसलिए इस एग के पहले हम एन लगाते हैं। इंकपॉट, इंकपॉट में आई क्या है, आई जो लेटर है यह वॉवेल साउंड है, इसलिए एन इंकपॉट लगाते हैं बेटा। ऑक्स में ओ क्या है, तो वॉवेल लेटर है, इसलिए हम यहाँ एन लगाते हैं। ऐसे ही अम्ब्रेला में बेटे यू है जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले भी हमने एन लगाया। ये मुख्य रूप से आपको बताया जाता है कि जिन शब्दों का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू से शुरू हो अगर, तो वहां पर हम इसके पहले एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटे? एन लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आ गया कि ए कहाँ कहाँ लगेगा, ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो हम बात करेंगे अब कॉन्सोनेंट लेटर्स पे। किस पे बेटे? कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी ए ई आई ओ यू, 5 को जब छोड़ देंगे तो 21 क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाएंगे। और जब किसी शब्द की, किसी भी वर्ड का, अब हम देखेंगे शुरुआत ए ई आई ओ यू से तो नहीं हो रहा है, अगर उससे शुरू होगा तो हम एन लगाएंगे, लेकिन उससे यानी अल्फाबेट में अब देखेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बी सी डी एफ, ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स है। क्या है बेटे? कॉन्सोनेंट लेटर्स है। इसलिए ए बैट, यानी बी जो है आपका, बैट में बी जो है कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही कैट में सी कॉन्सोनेंट है, डॉग में डी कॉन्सोनेंट है, फैन में एफ कॉन्सोनेंट है, इसलिए इनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, लेकिन डीपली जब हम लोग जाते हैं, पूरे तरीके से कंफ्यूजन को अगर दूर करना चाहते हैं कि सर कैसे हम जानेंगे कि यहाँ एन ही लगेगा या ए ही लगेगा, तो उसके लिए क्या करना था बेटा कि हिंदी वर्णमाला को देखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में देखते हैं, यानी हिंदी वर्ण का उच्चारण कर लेते हैं। कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेते हैं और उस वर्ड को जैसे हम कंफ्यूजन में आए कि ए लगाएं कि एन लगाएं, तो क्या करेंगे बेटे? उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। हिंदी में उच्चारण जब करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिखते हैं कि एन यूजफुल बुक, अगर लिखते हैं तो गलत हो जाता है। अब कहेंगे कि सर रुकिए, अभी तो आप बताए थे कि यू से शुरू होगा तो उसके पहले एन डाल देंगे। सर अभी आप बताने लगे कि ए यूजफुल बुक लिखो, ये क्या हो गया? तो बेटे उसके लिए क्या करना है कि आप कोई भी शब्द जो लिखे हैं उसके पहले ए लगाना है कि एन लगाना है। तो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ आपको कि करना क्या है, आपको उसका हिंदी में उच्चारण कर लेना है, लिख लेना है मन में। तो यूजफुल जो आप लिखते हैं, य लिखते हैं, य क्या है? तो ये आपका व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है, यानी वर्णों को जब हम बांटेंगे यहाँ भी, तो एक को स्वर वर्ण कहेंगे और दूसरा को व्यंजन वर्ण कहेंगे। स्वर वर्णों की संख्या के बारे में मैं बात कर लूं कि अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। लेकिन यहीं पर अगर हम व्यंजन वर्ण की आपसे अब बात करें तो व्यंजन वर्णों को हम लोग कहते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इत्यादि। अब कवर्ग का मतलब क्या होता है? क ख ग घ अंग। चवर्ग का मतलब होता है च छ ज झ ञ। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो जिनका उच्चारण अगर व्यंजन वर्ण के अक्षरों से हो रहा हो, जैसे यूजफुल में य क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसलिए यू आपका भले ही वॉवेल साउंड है बेटा। यहाँ से कौन सा साउंड है? वॉवेल साउंड है, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे बेटे तो य हो जाएगा। इसलिए य आपका कौन वर्ण हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। व्यंजन वर्ण का उच्चारण होने के चलते यहाँ पर ए यूजफुल बुक लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहीं पर अगर अब ऑनेस्ट की बात करें, जैसे ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट बॉय में हम एन ऑनेस्ट लगाते हैं। एन ऑनेस्ट क्यों लगाते हैं बेटे? तो उसी नियम को फिर यहाँ भी लागू करते हैं कि इसका उच्चारण हम कर लेते हैं, लिखते हैं मन में या कॉपी पर ही कहीं लिख लेते हैं कॉमन सेंस से। ऑनेस्ट एच है तो एच तो इसमें कहीं है नहीं, यहाँ तो है ए ई आई ओ यू और यहाँ आ गया एच,
तो एन ऑनेस्ट बॉय हमने क्यों लिख दिया? तो इसके लिए क्या हम सिखा रहे हैं आपको कि इसका उच्चारण करेंगे। जैसे ऑनेस्ट लिखेंगे तो अ आ रहा है, अ कौन वर्ण है बेटा? स्वर वर्ण है। कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। इसलिए यहाँ हम लिखते हैं एन ऑनेस्ट बॉय। तो इस तरह से आपने मोटे मोटे शब्दों में या मोटे अक्षरों में आपने ये देखा सिर्फ कि हम आर्टिकल को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक को कहते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं, और दूसरा को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द आता है। क्या आता है? द आता है। फिर हमने आपको बताया कि ए का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ करते हैं? तो कॉन्सोनेंट के सामने, कॉन्सोनेंट के साथ, और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वॉवेल साउंड के, वॉवेल लेटर्स के तुरंत पहले। ये मुख्य रूप से आपने देखा। किस चीज का प्रयोग आपने देखा कि आर्टिकल में ए एन द का प्रयोग देखा। द के बारे में मात्र 2-4 सेकंड में बात कर लूं कि यहाँ हमने लिखा है कुछ आपको, जैसे डेफिनिट आर्टिकल में द, तो गंगा, और गंगा के पहले हमने लिख दिया है द, यानी नदियों के नाम के पहले गंगा क्या है? नदी का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम द गंगा लिखते हैं। ऐसे ही द ताजमहल, ताजमहल क्या है? तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी इमारत, या यूं कह ले कि दुनिया में जो मात्र एक होता है कोई भी चीज, जैसे ताजमहल पूरे संसार में एक है बेटा, इसलिए यहाँ पर हम दी का प्रयोग किए हैं। ऐसे ही मून, तो सूरज, चांद, धरती, ये सब भी क्या है? ये एक है, इसलिए इसके पहले भी हम द लगाते हैं। और वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंटल जो आइटम होते हैं उसके पहले भी हम द ही लगाते हैं, इसलिए तबला क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने द लगाया। इस तरह से मुख्य रूप से आपने आर्टिकल देखा। थैंक यू वेरी मच।